क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में कैपेसिटर्स इंट्रोड्यूस किया था, ये बताया था कि कैपेसिटर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं कैपेसिटर को चार्ज करके। फिर कोई भी कंडक्टर पेयर कैपेसिटर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। कोई भी कंडक्टर पेयर केपेबल है चार्ज स्टोर करने में, एनर्जी स्टोर करने में, कैपेसिटर कहलाएगा। कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी हम डिफाइन करते हैं कि यूनिट वोल्ट के करस्पॉन्डिंग वो कंडक्टर पेयर कितना चार्ज स्टोर करेगा। कैपेसिटेंस जितनी ज्यादा होगी वो कैपेसिटर उतना ही अच्छा होगा, उतनी आसानी से वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। कैपेसिटेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो किसी भी कंडक्टर पेयर के लिए पहला मेथड है कि 1 वोल्ट की बैटरी लगाओ या किसी भी नॉन वोल्टेज की बैटरी लगाओ, देखो कितना चार्ज कलेक्ट हो रहा है। और जितना भी 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग चार्ज होगा वो कैपेसिटेंस कहलाएगी। या दूसरा तरीका है कि नॉन चार्ज डिपॉजिट करो, कि नॉन चार्ज डिपॉजिट करो प्लेट्स पे और देखो कि उस चार्ज के करस्पॉन्डिंग कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, Q अपॉन V का जो रेशियो होगा यही उस कंडक्टर पेयर के लिए कैपेसिटेंस कहलाएगी, जिसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि यूनिट वोल्ट पे कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो जो कैपेसिटेंस है ना वो चार्ज को रिप्रेजेंट करती है कंडक्टर पेयर पे फॉर 1 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद मैं बोला था कि अगर 1 वोल्ट के लिए C कूलॉम चार्ज स्टोर कर रहा है ये कैपेसिटर, अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है तो इसका मतलब होता है 1 वोल्ट के लिए वो C कूलॉम स्टोर करेगा। तो V वोल्ट के लिए कितना चार्ज स्टोर करेगा? C टाइम्स V स्टोर करेगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज पता है तो हम वोल्टेज को यूज करके चार्ज पता लगा सकते हैं। और अगर चार्ज बता दिया जाए तो उस चार्ज के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस कुछ फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो इस डेफिनेशन से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर का जो पर्पस था बनाने का वो तो हमने अभी तक अप्लाई किया ही नहीं। कैपेसिटर का पर्पस था एनर्जी स्टोर करना, यानी चार्ज स्टोर करना। तो कैपेसिटर को हम चार्ज कैसे करेंगे? सबसे सिंपल तरीका है कि कैपेसिटर है, मान लो हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मान लो, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग वायर्स है और इन कंडक्टिंग वायर्स को यूज करके बैटरी कनेक्ट किया। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी ईएमएफ की बैटरी रहेगी उतना ही वोल्टेज इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस अपीयर होगा और उस वोल्टेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग दोनों प्लेट्स पे चार्ज आ जाए। कितना चार्ज आएगा? अगर मान लो V वोल्ट की बैटरी है तो पहले वाले पे कितना चार्ज आएगा? CV की प्लस CV को इक्वल। दूसरे वाले पे कितना चार्ज आएगा? माइनस CV के इक्वल। तो हम बोलेंगे ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है और कैपेसिटर के ऊपर कितना कितना चार्ज है ये पता है, कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितनी है हमें पता है। अब इसके बाद मान लो बोला जा रहा है कि हम बैटरी, ये जो स्विच को हमने क्लोज किया था फिर से इसको ओपन कर देते हैं, मतलब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो डिस्कनेक्ट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटर चार्ज था, चार्ज रहेगा और इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में हमने एनर्जी स्टोर कर ली और इस एनर्जी को हम चाहे जिस तरह से चाहे
इसको बाद में यूज कर सकते हैं। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि एनर्जी स्टोर करने के लिए कैपेसिटर ही क्यों, मतलब बैटरी तो एक एनर्जी स्टोरिंग डायरेक्टली तो कहना सही नहीं होगा। इस तरह से कह सकते हो, बैटरी वैसे एनर्जी स्टोर करती है तो स्टोरिंग डिवाइस तो है ही, लेकिन बैटरी सर्किट में एनर्जी सप्लाई करती है, ठीक है। तो जब बैटरी हमारे पास है तो कैपेसिटर की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसका आंसर तुम लोग सोचना थोड़ी देर में, अभी ड्यूरिंग द डिस्कशन इसका क्या आंसर होगा वो कैपेसिटर के ऑपरेशन से तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक कैपेसिटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कैपेसिटर के पास जितनी भी वोल्टेज की बैटरी लगाते हो उस बैटरी के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर के प्लेट्स पे चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, सिंपल है। लेकिन अब एक से ज्यादा कैपेसिटर अगर है, एक से ज्यादा कैपेसिटर अगर है, और इस बार मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कैपेसिटर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कैपेसिटर्स मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या स्फेरिकल के, किसी भी तरह के कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। और इनको हमने हाँ ठीक है, तुम उबैर ठीक बता रहे हो, लेकिन ऑपरेशन के टर्म्स में डिफरेंस समझना चाह रहा हूँ। ऐसे बैटरी जो है वो उसके अंदर केमिकल फोर्सेस होते हैं, वो उन केमिकल फोर्सेस का काम है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना चार्ज। और बैटरी का भी अपना जो ऑपरेशन है ना, बैटरी कैसे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है, ये भी बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है। इसको तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो यहाँ से मैं आसानी के लिए अपना काम थोड़ा आसान कर ले रहा हूँ। वैसे हमारे कोर्स में है भी नहीं, मतलब मुझे बताना नहीं चाहिए बैटरी का ऑपरेशन। तुम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लोगे उसके बाद मैं कोशिश कर सकता हूँ उसको फिजिक्स के एंगल से थोड़ा एक्सप्लेन करने का। वहां पे तो रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस के टर्म्स में ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगा, यहाँ पे फिजिक्स के टर्म्स में हम। अच्छा, तुम लोगों ने पढ़ लिया है? ओके, गुड गुड गुड। बजीला, तुम जो मैसेज करी हो मेरे पास आ रहा है। आशिक, तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा है तो तुम उसको मैसेज करो, ये तुम डायरेक्टली मेरे पास मैसेज कर रही हो। ओके, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर डायरेक्टली हमने कैपेसिटर्स को अगर बैटरी के क्रॉस ज्वाइन किया है तो उस पर कितना चार्ज आएगा, तो वो तो कोई भी बता सकता है, वो सीवी के इक्वल होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर है, मान लो बहुत सारे कैपेसिटर्स को यूज करके अपनी मर्जी से किसी भी कॉम्बिनेशन में तुम लोगों की आर्ट अच्छी है तो तुम लोग अपने अपने पैटर्न डिजाइन सेलेक्ट करके कैपेसिटर को अलग अलग फैशन में कनेक्ट कर देते हो, ठीक। अब क्वेश्चन उठता है, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि अगर कैपेसिटर सर्किट है, कैपेसिटर सर्किट में हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा कि रेजिस्टर सर्किट्स के लिए हमने कैलकुलेट किया था कि अगर रेजिस्टर्स को कंबाइन करके बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हर ब्रांच में करंट क्या होगा, नोड्स के बीच में वोल्टेज क्या होगा। बिल्कुल वैसा ही एनालॉगस सर्किट यहाँ भी फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे तुम्हारे पास रेजिस्टर्स नहीं, कैपेसिटर एलिमेंट्स लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से, और तुम्हें इस बार कैपेसिटर्स के करंट नहीं पूछा जाएगा, कैपेसिटर्स के लिए चार्ज पूछा जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है और किसी भी दो नोड के बीच में वोल्टेज कितना है, ठीक है। अब जिसको कि हम बोलेंगे कैपेसिटर सर्किट को सॉल्व करना। तो कैपेसिटर सर्किट्स भी अगर है तुम्हारे पास तो इनको भी सॉल्व करने का बिल्कुल सेम रूल है जो पहले हमने सीखा हुआ है। जैसे रेजिस्टर सर्किट सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने की टेक्निक ये है, पहला स्टेप ये होगा कि तुम बिल्कुल बैटरी से स्टार्ट करते हुए, किसी बैटरी से स्टार्ट करते हुए, अगर एक से ज्यादा बैटरी है तो हर ब्रांच में चार्ज डिवाइड कर दो केसीएल अप्लाई करके। वहां पे क्या करते थे, करंट डिवाइड करते थे, हर ब्रांच में करंट डिवाइड करते थे। यहाँ पे हर ब्रांच में हम चार्ज डिवाइड करेंगे,
ठीक है, हर ब्रांच में हम कुछ ना कुछ चार्ज अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो अभी एग्जाम्पल लूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो केसीएल अप्लाई करते हुए हर एक ब्रांच में तुम्हें कुछ भी चार्ज वेरिएबल अज्यूम कर लेने हैं। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप यही होगा कि जितने भी चार्ज वेरिएबल्स तुमने अपने सर्किट में इमेजिन किए हैं उतने ही लूप्स में तुम केवीएल अप्लाई करो। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंपल सा सर्किट है, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। या एक और मैं दूसरा सर्किट ले लेता हूँ। नहीं, ये तुम लोग अपने से लिख सकते हो। इसमें लिखवाना क्या है, जो रेजिस्टर सर्किट के लिए लिखाया था ना, बिल्कुल वही स्टेप्स है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। बस वहां पे करंट की जगह चार्ज, बस करंट को चार्ज से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो तुम्हारे लिए सेम स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होंगे। तो मैं ये जो कैपेसिटर वाला पार्ट है इसको थोड़ा फास्ट चलाऊंगा। एक दो बार सर्किट्स लेंगे और इनको तुमने सॉल्व कर लिया, मतलब किसी भी कैपेसिटर सर्किट को केसीएल केवीएल से तुम सॉल्व करना सीख गए। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटर सर्किट है। कैपेसिटेंस कितनी कितनी है, बैटरी कितने की है? ठीक है, तो लेट अस से कैपेसिटेंस कितनी कितनी है, तो ये है कितना, 3 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये 20 माइक्रोफैराड और ये है 60 माइक्रोफैराड। तो किसी भी कैपेसिटर सर्किट को सॉल्व करने का सबसे बेसिक मेथड, फंडामेंटल मेथड केसीएल केवीएल। कैसे अप्लाई करेंगे? इसको वोल्टेज डिवाइड होगा। एक मिनट, थोड़ा मुझे कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लेने दो। ठीक है, तो हम कुछ भी वोल्टेज लेते से 120 या इसको चलो 12 वोल्ट कर देते। ये सर्किट है और इस सर्किट को सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने का मतलब हर कैपेसिटर पे हमें चार्ज चाहिए। सॉल्व करने का स्टेप नंबर 1, सॉल्व करने का स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या है कि वहां पे क्या करते थे, यहाँ से कुछ करंट एज्यूम करते थे। तो हम इमेजिन करेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कुछ चार्ज निकलेगा और जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा उतना ही चार्ज बैटरी में एंटर करेगा। रेजिस्टर सर्किट और कैपेसिटर सर्किट में डिफरेंस है कि अगर रेजिस्टर हम कनेक्ट करते हैं ना बैटरी के साथ, तो बैटरी से कंटिन्यूअसली चार्ज निकलते रहते हैं। ठीक है, मतलब ये चार्ज कंटिन्यूअसली रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करता रहेगा, करंट रेजिस्टर के अक्रॉस कंटिन्यूअसली फ्लो करता ही रहेगा और बैटरी कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करता है, कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करेगा और चार्ज फ्लो करेगा। लेकिन कैपेसिटर में ऐसा नहीं होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस अगर बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, बैटरी का काम है कि कैपेसिटर के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए जितना कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उतना पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए कैपेसिटर पे चार्ज कितना चाहिए, सीवी चार्ज चाहिए। तो बैटरी क्या करेगी, यहाँ से चार्ज सप्लाई करना स्टार्ट करेगी और धीरे धीरे चार्ज करते करते थोड़ी देर के बाद पॉजिटिव प्लेट पे प्लस सीवी, थोड़ी देर के बाद नेगेटिव प्लेट पे माइनस सीवी चार्ज आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कैपेसिटर चार्ज हो गया। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव प्लेट से
स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ से निकला है, ठीक है। तो स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ से निकलेगा, यहाँ से स्मॉल क्यू चार्ज निकलेगा, और वो आकर के क्या करेगा कि पॉजिटिव, मतलब ये जो लेफ्ट साइड वाला प्लेट है वहां पर आकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। बैटरी से स्मॉल क्यू चार्ज अगर निकलेगा तो वो चार्ज कहाँ पर आएगा, सॉरी कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाले प्लेट पर आएगा। अब कैपेसिटर के एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पर होता है। तो प्लस क्यू चार्ज जो लेफ्ट प्लेट पे आया है बिल्कुल उतना ही चार्ज दूसरे प्लेट से निकलेगा, ठीक है। पहले प्लेट पे डिपॉजिट होगा और दूसरे प्लेट से एग्जिट करेगा सेम चार्ज, ठीक है। तो अगर प्लस क्यू चार्ज दूसरे प्लेट से बाहर निकल जाता है तो दूसरे प्लेट पे चार्ज आएगा कितना, ये माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ गया है और यहाँ से प्लस क्यू चार्ज चल रहा है, ठीक है। अब जैसे प्लस क्यू चार्ज इस जंक्शन पर आएगा उसके पास दो रास्ते हैं, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा। किसमें कितना जाएगा, ज्यादा जाएगा कम जाएगा, वो हम अभी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर क्यू चार्ज में से लेटेस्ट से Q1 चार्ज ऊपर वाले में चला गया तो नीचे वाले प्लेट में कितना चार्ज जाएगा, नीचे वाले प्लेट पे कितना चार्ज जाएगा, Q माइनस Q1, ठीक है। तो ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसमें से Q1 चार्ज आया है तो Q1 चार्ज यहाँ से निकलेगा, सॉरी यहाँ से Q1 चार्ज निकलेगा, यहाँ माइनस Q1 चार्ज आएगा, यहाँ से Q1 चार्ज आ गया और इधर से Q माइनस Q1 चार्ज निकलेगा, यहाँ से Q माइनस Q1 चार्ज आ गया, ये दोनों मिल करके Q चार्ज बन गए और ये फिर जाकर के नेगेटिव प्लेट और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में जाके डिपॉजिट हो गए, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो हमने आएगा तो नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव, देखो प्लस Q1 चार्ज आया, प्लस Q1 चार्ज यहाँ पे आके डिपॉजिट हुआ और प्लस Q1 चार्ज दूसरे वाले प्लेट से निकला, तो प्लस Q1 चार्ज इधर आया ना जैसे, तो इस प्लेट पे माइनस Q1 चार्ज आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, चार्ज डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है, मतलब जैसे करंट तुम डिवाइड करते थे ना वैसे ही चार्ज डिवाइड करना है। अब तुम देख सकते हो कि हर एक कैपेसिटर पे हमने चार्ज अज्यूम कर लिया है। ऐसा करने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स यूज करने पड़े हैं, कितने वेरिएबल्स यूज करने पड़े हैं, दो वेरिएबल्स Q और Q1। अगर Q और Q1 की वैल्यू पता चल जाएगी, Q और Q1 की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें हर कैपेसिटर पे चार्ज पता चल जाएगा, कैपेसिटर्स पे चार्ज पता चल जाएगा तो वोल्टेज भी पता चल जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप अप्लाई करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं उतने लूप्स में केवीएल अप्लाई करते हैं। दो वेरिएबल्स हैं तो दो लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आउटर लूप में स्टार्ट करते हैं, आउटर लूप में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि केवीएल अप्लाई करने से पहले एक पॉइंट जो तुम्हारी गलती हो जाती है, मैं उसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये कैपेसिटर है, इस पे मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, नेगेटिव प्लेट है माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो अगर हमें कैपेसिटर के अक्रॉस, एक बार बता चुका हूँ फिर से सुन लो, यहाँ पर मिस्टेक होती है। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज लिखना होता है
तो पोटेंशियल चेंज लिखने के लिए हम दो चीजें देखते हैं, एक तो पोटेंशियल चेंज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और एक पोटेंशियल चेंज का साइन लिखते हैं। तो मान लो हम लेफ्ट से राइट ट्रेवल कर रहे हैं, तो पोटेंशियल चेंज का साइन क्या होगा? फॉल कर रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो फॉल करने के लिए माइनस लिखते हैं साइन, ठीक है। और उसके बाद पोटेंशियल चेंज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो हम बोलते हैं कि क्योंकि ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर के लिए जो चार्ज होता है वो सीवी के इक्वल होता है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्यू अपॉन सी के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस हम ट्रैवल कर रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज की वैल्यू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस के इक्वल होगी। चार्ज हमें पता है, तो चार्ज को देख करके हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हैं, वो क्यू अपॉन सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने पहले साइन लिख लिया पोटेंशियल चेंज का माइनस, और पोटेंशियल चेंज का जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो क्यू अपॉन सी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्यू अपॉन सी में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। इसमें क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू क्यू जो हम चार्ज लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेते हैं, ठीक है। जो चार्ज हम लेते हैं, हाँ वेरी गुड, इसमें नेगेटिव प्लेट का चार्ज नहीं लेना है, क्योंकि साइन के लिए तो अलग से हमने डायरेक्शन देख करके साइन लिख लिया है। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर जो भी चार्ज है वही यहाँ पर आए, ठीक है। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, हमें तो पता नहीं है ना किस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, तो हम कुछ एज्यूम करते हैं। तो अभी जो हमने कैपेसिटर्स पे चार्ज एज्यूम किए थे, यहाँ पे Q1 मान लिया था, ठीक है, और यहाँ पे माइनस Q1 हो गया था, लेकिन नीचे वाले प्लेट पे हमने Q माइनस Q1 लिया था, तो जो ऑपोजिट प्लेट है वो माइनस ऑफ Q माइनस Q1 होगा, ठीक है। अब अब अगर नीचे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस तुम ड्रॉप लिखने जाओगे तो तुम्हें चार्ज में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक प्लेट पे Q1 माइनस Q चार्ज है, दूसरे वाले पे Q माइनस Q1 चार्ज है। तो हमेशा जो भी चार्ज पॉजिटिव प्लेट पर रहेगा ना, उसी को तुम पोटेंशियल चेंज लिखने में यूज करोगे, पोटेंशियल चेंज का मैग्नीट्यूड लिखने में यूज करोगे। क्लियर है? ठीक है, ये सब मुझे बताना नहीं है, लेकिन अब तुम लोग बार बार गलती करते हो, तो ये सब भी मैंने बताना शुरू कर दिया है, ये सब तुम्हें खुद से सीखना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आउटर लूप में केवीएल की क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एंड से मान लो स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हमारे पास चलते चलते कैपेसिटर आ गए, तो कैपेसिटर के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं। तो कैपेसिटर के अक्रॉस ट्रैवल करने में पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पोटेंशियल चेंज की वैल्यू बताओ। लूप 1 में इक्वेशन लिख रहे हैं, नेगेटिव क्योंकि फॉल कर रहे हैं। माइनस पोटेंशियल चेंज का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्यू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस जो है 30 माइक्रोफैराड है, तो माइक्रोफैराड के लिए तुम्हें ऊपर 10⁻⁶ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तुम चाहो तो ये 10⁻⁶ इग्नोर करके इसको लास्ट में भी इंक्लूड कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दूसरा कैपेसिटर आता है, और इस दूसरे कैपेसिटर में भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाए, मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है पोटेंशियल चेंज, पोटेंशियल राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है? फॉल कर रहा है। कितना फॉल कर रहा है? यहाँ पर चार्ज Q1 है, तो पोटेंशियल जो फॉल करेगा Q1 अपॉन C की इक्वल, और यहाँ पर C की वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड। और आगे चलते, कंडक्टिंग वायर है, कोई पोटेंशियल लॉस नहीं होगा। चलते जा रहे हैं, चलते, अब बैटरी मिल रही है कि बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रहे हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब है कि राइज होगा पोटेंशियल, ठीक है, प्लस, और कितना राइज होगा? कितना राइज होगा? 12 वोल्ट।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब इसी तरह से लूप, कोई दूसरा लूप सेलेक्ट करते हैं और दूसरे लूप के लिए हम इक्वेशन केवीएल की इक्वेशन लिखते हैं। इस बार जो लूप मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर, सबसे पहले 20 माइक्रोफैराड के अक्रॉस क्या होगा, राइज होगा या फॉल होगा? फॉल होगा। कितना फॉल होगा? Q1 अपॉन 20। ठीक है, उसके बाद फिर हम नीचे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस ट्रैवल करें, लेकिन इस बार नीचे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जैसे ट्रैवल करते हैं तो लोअर से हायर पोटेंशियल पर जा रहे हैं। ठीक है, लोअर से हायर पोटेंशियल पर जा रहे हैं, तो लोअर से हायर जाने का मतलब है राइज करेगा पोटेंशियल। कितना राइज करेगा? प्लस। राइज के लिए प्लस होगा, और कितना राइज करेगा? अब यहाँ पे पोटेंशियल चेंज का मैग्नीट्यूड लिखना इंटरेस्टिंग होगा। हमें पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज देखना पड़ेगा, तो हम Q1 माइनस क्यू नहीं लिखेंगे, Q माइनस Q1 लिखेंगे। ठीक है, अपॉन ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी, ये वाला जो कैपेसिटेंस है ना, ये 40 माइक्रोफैराड, और तो कहीं यूज नहीं हुआ है ना। ठीक है, अब ठीक है, 40 10⁶ इक्वल 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करोगे, दो वेरिएबल्स हैं, Q और Q1 की वैल्यू पता चल जाएगी, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है, Q की वैल्यू आएगी, Q की वैल्यू कितनी आ रही है? चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है? 60 20 240, ये वैल्यू आ रही है 240। इसको वेरीफाई कर लेना जरा, माइक्रोफैराड, सॉरी माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोकूलम। और Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है? Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है? बताओ। Q1 की वैल्यू होगी 1:2, तो 1:2 का मतलब है 80, 80 और 160। कि इसको चेक कर लेना, ठीक है, मैं ऐसे गेस करके लिख रहा हूँ, यही आना चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या हम इन तीन कैपेसिटर्स के पॉजिटिव प्लेट्स का नेट चार्ज कंजर्व करके, वो अप्लाई कर चुका हूँ। तुम केसीएल की बात कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, वो 0 है। जितना चार्ज यहाँ से निकला ना, उतना चार्ज इन दोनों में डिवाइड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट आइसोलेटेड है और इसमें टोटल चार्ज 0 रहना चाहिए, इसका कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट सर्किट के दूसरे पार्ट से है नहीं, तो इसमें टोटल चार्ज 0 रहना चाहिए। और वो केसीएल को ही कहने का दूसरा तरीका है कि यहाँ से जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज इन दोनों पे डिपॉजिट होगा, कहीं अलग से चार्ज नहीं आएगा। हाँ आशिक, तुम्हारा पॉइंट जेन्युइन है कि हम सीरीज पैरेलल भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ, उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले पहले तो मुझे बताना जरूरी था ना कि कोई भी सर्किट होगा उसका फंडामेंटल केसीएल की वैल्यू तुम्हारे पास हमेशा है। चलो
एक और एग्जांपल ले ले, तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे एक सर्किट केसीएल केवीएल को अप्लाई करके। लेकिन एक सेकेंड उबैर, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारा डाउट 100% क्लियर किया जाएगा, थोड़ा बस तुम पेशेंस रखो। एक सर्किट और ले ले, ठीक है? तो ये दूसरा सर्किट है, इसको तुम लोग ट्राई करो। हमारे पास सर्किट कुछ सिंपल रखता हूँ ताकि जल्दी तुम सॉल्व कर पाओ। ये सर्किट है हमारा, एक बैटरी है, कैपेसिटर है, बैटरी है, यहाँ पे बैटरी है, इसको ऐसा करते हैं, बैटरी, ठीक है, और हमारे पास ये कैपेसिटर, कैपेसिटर। ओके 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 ओके, ये है 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। और कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितनी कितनी है? कैपेसिटेंस है, सॉरी, 20 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड। 30 माइक्रोफैरड का मतलब ये कि 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 30 माइक्रोकूलम चार्ज ये कैपेसिटर स्टोर करता है। सॉल्व करो। जैसे ही स्विच क्लोज किया है, क्लोज करने के बाद क्वेश्चन है कि दोनों कैपेसिटर्स पे कितना कितना चार्ज आएगा। सॉल्व करो। और उबैर तुम अपना डाउट बताओ इन द मीन टाइम, मैं तुम्हारा डाउट देखता हूँ, डाउट क्या है। ये किसी ने ये मैसेज किया है, मुझे हंसी आ रही है सिर्फ देख करके। आशिक के बारे में। अच्छा उबैर, तुम्हारा क्या डाउट था, तुम ऑडियो में बताओ। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, आप वो दिखाए। हाँ, तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट की बैटरी सप्लाई कर रही है ना चार्ज, हाँ, हाँ, इसको 30 माइक्रोफैराड को, कैपेसिटर को, सर हाँ। जब ये चार्ज सप्लाई करेगी इसको, तो इसमें माइनस क्यों आना चाहिए ना? किस पे? लेफ्ट, बैटरी पे? नहीं नहीं, उस पे लेफ्ट वाले जो कैपेसिटर के लेफ्ट पेयर है। ये हाँ, ये कैसे माइनस आएगा? यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, मान लो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज निकला, पॉजिटिव चार्ज निकला, ये जैसे आके डिपॉजिट होगा तो इसका चार्ज तो बढ़ेगा ना, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कैसे आएगा? जो भी चार्ज निकला ना पॉजिटिव प्लेट से, वो यहीं आके, ये आगे गया ही नहीं, ठीक है। दूसरे प्लेट से उतना ही चार्ज निकलता है जितना चार्ज पहले प्लेट पे डिपॉजिट होता है, तो दूसरे वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को तो, इलेक्ट्रॉन्स का सारा ऑपरेशन बिल्कुल उल्टा होता है, लेकिन मैंने समझने के लिए पहले तुम्हें बताया था ना कि मैं सारा ऑपरेशन डिस्कस करूंगा पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में, ठीक है। ये रेजिस्टर है, इसके लिए मैंने बताया कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, बैटरी से यहाँ से निकलना स्टार्ट किया, और फिर फील्ड की वजह से यहाँ से प्रोपेल होकर के ये चार्ज नेगेटिव तक पहुँच गया। अब इस चार्ज को बैटरी ने केमिकल फोर्स से नेगेटिव से पॉजिटिव पहुँचा दिया, करंट स्टेडी हो गया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, एक्चुअल में इसका उल्टा हो रहा है। ये जो नेगेटिव प्लेट है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पोटेंशियल पहुंच रहे हैं, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चलते चलते ये
जो लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट होता है वो नेगेटिव चार्ज के लिए हायर पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट होता है, और हायर पोटेंशियल वाला जो पॉइंट होता है वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट होता है नेगेटिव चार्ज के लिए। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ प्रोपेल होती है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लोअर से हायर की तरफ एक्ट करता है। तो सारा ऑपरेशन वैसा ही होगा नेगेटिव चार्ज के लिए, बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि करंट को हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो अज्यूम करते हैं, तो इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही ऑपरेशन इसका उल्टा हो रहा है, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि 1 कूलम लेफ्ट टू राइट जाए, या हम ऐसा बोले -1 कूलम राइट टू लेफ्ट जा रहा है, एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये कैपेसिटर पे चार्ज हवा में उड़ के नहीं आ रहा है, ये तुम्हें बताया हूँ कि जैसे ही, इसीलिए तो मैंने सिंगल बैटरी का ऑपरेशन पहले समझाया कि बैटरी से जैसे कनेक्ट करेंगे ना, तो बैटरी चाहती है कि इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग सेम चार्ज बैटरी लाएगी। तो पहला चार्ज यहाँ से चलते हुए आता है यहाँ पे आकर के कहीं पे सेटल हो जाता है, ठीक है, लेकिन जितना भी चार्ज यहाँ पहले प्लेट पे आया ना, उतना चार्ज यहाँ से निकलना जरूरी है, ठीक है। वो क्यों होता है थोड़ा और तुम्हें समझ में आएगा जब हम ट्रांजिएंट रिस्पांस के आरसी सर्किट्स का या कैपेसिटर सर्किट्स का देखेंगे, कुछ टाइम में तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन जितना भी चार्ज यहाँ पे आया ना, ठीक है, उतना ही चार्ज दूसरे प्लेट से निकलेगा, ठीक। इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, बस इतना बता दिया कि बैटरी जितना चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से निकालती है उतना ही चार्ज फिर बाद में एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो जितना चार्ज ये पॉजिटिव प्लेट पे आएगा कैपेसिटर के लिए, उतना चार्ज दूसरे प्लेट से निकलेगा, तो एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ठीक, इसमें कोई और कंफ्यूजन है? हाँ, कैपेसिटर्स के बीच में फील्ड होती है, बिल्कुल। अब तुम ये मत पूछना कि फील्ड की वजह से चार्ज उड़ के एक से दूसरे में क्यों नहीं चले जाते हैं। वहां पे कंडक्टर था, कंडक्टर कनेक्टेड था, इस चार्जेस के पास पाथ था, ठीक है। ये तो बताया ही पहले कि हम चार्जेस को अगर किसी फाइनाइट सेपरेशन पर रखेंगे तो इनके पास एनर्जी है, लेकिन इनको हमें फाइनाइट सेपरेशन पे रखे रहने के लिए कोई मेथड चाहिए ना, तो वो कंडक्टर्स प्रोवाइड करता है, कंडक्टर्स यूज करते हैं। और ये कंडक्टर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कंडक्टर्स पे चार्ज डिपॉजिट करो, रिपल्शन की वजह से ये जो चार्जेस होते हैं कंडक्टर के सरफेसेस पर चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन रिपल्शन इनका यहाँ पर डिसअपियर नहीं हो रहा, रिपल्शन है, और उसी रिपल्शन की वजह से ये सारे चार्जेस जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कंटिन्यूअसली फील कर रहे होते हैं, जिसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी होती है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन रिपल्शन की वजह से अब तुम कुछ ही उड़ के बाहर क्यों नहीं चले जाते हैं? वो जाते हैं, लेकिन उनको जाने के लिए ह्यूज एक जो वर्क फंक्शन होता है इनसे निकल करके बाहर आने का, वो ह्यूज चाहिए होता है, तो वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो पहले भी समझाया था कि ये मेटल है, मान लो मैं एक एग्जांपल दिया था कि इसमें करंट फ्लो, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से फ्लो कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, अचानक से तुमने कट कर दिया, ठीक है, बहुत थिन केबल है, कट कर दिया, तो ये जो हाई वेलोसिटी से फ्लो करता हुआ इलेक्ट्रॉन है, कट करने की वजह से क्या निकल के बाहर उड़ के गिर जाएगा क्या, ऐसे करके क्या होगा इलेक्ट्रॉन के साथ? वो समझाया था कि जब तक जब तक ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है ना, समझाने के लिए थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, ये क्या है, आयंस का पॉजिटिव आयन का मैश है, ठीक है, और उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है अपने आप में कंप्लीटली न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसके ऊपर अलग से कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, या बहुत मिनिमम अट्रैक्शन रिपल्शन है, और ये रैंडमली पूरे
वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन मान लो बाई चांस ये बाउंड्री पर आ गया और इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करेगा ना, ठीक है, तो ये माइनस चार्ज जो है वो उसके लिए ये पूरा जो कंडक्टर है ना उसके पास एक ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो वो चार्ज है और दूसरा उस मटेरियल के अंदर जो है ना उसको बाउंड करने के लिए फोर्सेस होते हैं कि बाहर जाने के लिए इसको ह्यूज फोर्स की जरूरत होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना तो उसके ऊपर कंडक्टर्स की वजह से ह्यूज अट्रैक्शन फील होगा, तो ये बाहर इतनी आसानी से नहीं निकल सकता, ठीक है। बाहर निकलने के लिए ह्यूज फोर्स चाहिए और वो तब आता है जब हम इस पर बहुत ज़्यादा चार्जेस डिपॉजिट करें। जब बहुत ज़्यादा चार्जेस डिपॉजिट कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो आसपास का एयर है उसको भी आयनाइज कर देती है और ये चार्जेस लीक करके बाहर चले जाते हैं और वहीं पे तुम्हें स्पार्किंग और स्पार्किंग की साउंड और लाइटनिंग ये फिनोमेनस मिलते हैं, ठीक है। और लाइटनिंग वाला भी मैंने जल्दी से बता दिया था और वहां पे क्योंकि मैंने करंट एक्सप्लेन नहीं किया था, ये मान लो कि कंडक्टर का कोई पार्ट है, ठीक है, कंडक्टर इस तरह से और इसका कोई शार्प पेज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ह्यूज हो गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड ह्यूज होने की वजह से यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना वो आयनाइज हो गए हैं, ठीक है। आयनाइज होने का मतलब है उसके ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत लार्ज फोर्स एक्ट कर रहा होता है, तो लार्ज फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट करते हैं, इनके पास बहुत हाई वेलोसिटी आती है, फिर ये नए नए एयर मॉलिक्यूल्स को जाकर के स्ट्राइक करते हैं और नए इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन से दो, दो से चार, इस तरह से मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली फॉर्म हो जाते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। वो रफली 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर की इक्वल है, अगर ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो एयर का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है और एयर भी आयनाइज हो जाती है। तो यहाँ पे जो एयर है ना वो कंडक्टर की तरह बन गई है, हालांकि वो सॉलिड नहीं है लेकिन कंडक्टर की तरह बिहेव करे, उसके लिए आयंस है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आयंस है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पर आयंस है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए ना और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्ज है, लेट जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, समझाने में आसानी होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका ऑपोजिट होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना ये लीक करके अच्छा नेगेटिव चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑपोजिट दिखानी पड़ेगी, तो चलो मैं पॉजिटिव चार्ज से समझा देता हूँ, एक ही बात है। यहाँ पे मान लो बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुई है, तो अब एयर आयनाइज होने की वजह से ऐसा है जैसे कि यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर से तुमने कनेक्ट कर दिया है, तो होगा क्या ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस मेटल कंडक्टर के आसपास जो भी इमीडिएटली लोअर पोटेंशियल वाला ऑब्जेक्ट होगा, इससे थोड़ा लोअर पोटेंशियल, अगर सबसे पास अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस रहेगा, या तो अगर इसके आसपास तुम में से कोई भी मान लो ये आशिक है, ये आकर के इसके सामने हाथ रखता है तो इसके हाथ के ऊपर भी ये चार्जेस लीक करके आ सकते हैं और इसको शॉक लग सकता है। एनीवे तो होगा क्या, जो लोअर इसके इमीडिएटली बाद जो लोअर पोटेंशियल वाला ऑब्जेक्ट होगा वहां से इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ से आना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। जो इसके जस्ट पास वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये जस्ट पास सरफेस के जस्ट पास वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सरफेस पे जाकर के जंप कर जाएंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को कॉम्पेंसेट करने के लिए मतलब बैलेंस करने उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक, उसकी जगह पे बाद वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन की जगह इसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो क्या करेंगे, सरफेस निकल करके, ये कंडक्टिंग पाथ मिल गया है ना, तो सरफेस से निकल करके धीरे धीरे
कंडक्टर पे पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे इनका जो चार्ज है वो सब डिसअपियर हो जाएगा। थोड़ी देर में चार्ज डिसअपियर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी और सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो आयनाइज हो गए थे एयर मॉलिक्यूल्स के। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका गायब नहीं हो रहा है, ये बस पाथ, ये जो आयनाइज्ड एयर है वो बस पाथ की तरह एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है चार्जेस को फ्लो करने के लिए। ठीक है, वरना फ्लो कैसे करेगा, क्योंकि सारे एयर मॉलिक्यूल्स तो न्यूट्रल है ना, समझ रहे हो? ठीक है, तो थोड़ी देर में जो भी चार्जेस है कंडक्टर के सरफेस पर डिसअपियर हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी और ये जो भी आयनाइज्ड हुए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही गायब होगी, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही गायब होगी तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने आयन से फिर से अट्रैक्शन होगा और वो जा करके आयनाइज्ड स्टेट से हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे और जो एनर्जी है वो रिलीज होगी जो एनर्जी गैप की फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ पार्ट विजिबल रेंज में भी आ सकता है। विजिबल रेंज आएगा तो तुम्हें लाइट एनर्जी भी यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, और लाइट एनर्जी के साथ साथ क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज होगी, ये करंट जब मतलब चार्जेस जब फ्लो करेंगे तो उसके साथ साथ बहुत हाई हीट भी जनरेट होगी और अचानक से बहुत हाई हीट जनरेट करने की वजह से वहाँ का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो एयर मॉलिक्यूल्स में ना बिल्कुल हाई प्रेशर जोन की वजह से एक शॉक वेव भी क्रिएट होगी। तो तुम्हें एक जब स्पार्क होता है तो उसकी तुम्हें साउंड भी सुनाई देगी। ठीक है, हाँ, और ये तुम लोग को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने बोला था। ठीक है, वो तुम्हारे वार्म जो स्वेटर्स होते हैं वो बिल्कुल स्किन के पास लाओगे तो कई बार वो आवाज़ तुम्हें सुनाई देती है। ठीक है, वो स्पार्क के साथ वाली आवाज़ होती है और वो स्पार्क दिखाई देगा अगर तुम बिल्कुल डार्क रूम में ऐसा कर रहे हो। एनीवे, ठीक है, इसका आंसर आ गया कितना है? इस पे चार्ज की वैल्यू आएगी, दोनों पे चार्ज सेम होगा। हाँ, वेरी गुड। अगर दोनों पे चार्ज सेम आएगा और कितना चार्ज आ रहा है, चार्ज कितना आ रहा है, सिक्सटी माइक्रोकुलम। सबका ये याद है, दोनों पे चार्ज सेम होगा और 60 माइक्रोकुलम के इक्वल है। सबका यही आंसर है। तो ये तुम लोगों ने सॉल्व किया, ये वाला सॉल्व हो गया, मैं आगे चल सकता हूँ या नहीं? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, केसीएल केवीएल से सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है। तो सर्किट कैसा भी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, लेंदी हो, तुम्हें टाइम लग सकता है, लेकिन प्रॉपरली अगर प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो तो 100% केसीएल केवीएल से तो कैसा भी कैपेसिटर सर्किट सॉल्व हो ही जाए। ठीक है, तो अगर हमें सर्किट दिया गया तो केसीएल केवीएल से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन और जल्दी सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरे मेथड्स भी हैं। और दूसरे मेथड्स में सबसे पहला मेथड आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मेथड। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के मेथड से सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए पहले हमें किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना आना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हें कोई नेटवर्क दे दिया गया बहुत सारे कैपेसिटर्स का, अब किसी भी दो पॉइंट के बीच में नेटवर्क की इक्विवेलेंट कैपेसिटर की मीनिंग क्या होगी? मीनिंग यही होगी कि उस नेटवर्क को अगर हम सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करें तो उस सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए जिससे कि मेन सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं आए। मेन सर्किट में हर जगह पर बाकी सारे कैपेसिटर्स पर चार्ज और हर जगह पर वोल्टेज बिल्कुल उतना ही रहे जितना कि पहले
एक्चुअल नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर के लिए था। ठीक है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है, मेरे पास बोर्ड खत्म हो गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर है इस तरह से, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है कि इस कंप्लीट नेटवर्क को अगर हम सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करें, ठीक है, तो इस सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए जिससे कि एक्चुअल सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैसे कैलकुलेट करें, क्या मेथड होना चाहिए? डेफिनेशन यूज करके, कैसा भी नेटवर्क दिया गया, अब तुम इतने मैच्योर हो गए हो कि कैपेसिटेंस क्या होता है समझ में आ गया है, तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन यूज करके किसी भी तरह के नेटवर्क के लिए तुम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। तुम्हें कैसा भी नेटवर्क, इस तरह का नेटवर्क दे दिया गया है, अब इस नेटवर्क की कैपेसिटेंस कितनी है कैलकुलेट करने के लिए हम बोलेंगे मेथड नंबर 1 कि इस नेटवर्क के अक्रॉस हम V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं और देखते हैं बैटरी से कितना चार्ज बाहर निकलता है। तो चार्ज अपॉन वोल्टेज का जो रेशियो होगा, मतलब V वोल्ट से कितना चार्ज निकल रहा है पता चल गया, तो 1 वोल्ट पे कितना चार्ज निकल रहा है ये पता करेंगे, यही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगी। ठीक है, या दूसरा तरीका है, पहला तरीका है कि तुम अपने नेटवर्क के अक्रॉस नोन वोल्टेज कनेक्ट करो और पता करो कि उस नोन वोल्टेज से कितना चार्ज निकल रहा है, बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है। ठीक है, तो चार्ज अपॉन वोल्टेज का जो रेशियो होगा यही तो नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, और ऐसा मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि चार्ज तुम पहले बैटरी से कुछ भी ऐसे बाहर निकाल, नोन चार्ज निकालो और उस नोन चार्ज के करस्पॉन्डिंग देखो कि ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक, एक ही बात है। ठीक है, तो हम केसीएल केवीएल अप्लाई करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए मेथड मतलब स्ट्रैटेजी हमारी यही होगी कि हम हर बार अपने नेटवर्क जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को कहा जाएगा, हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक नोन वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे और पता कर, जैसी बैटरी लगाओगे तो ये सर्किट बन गया। अब इस सर्किट में हम केसीएल केवीएल अप्लाई करके पता लगाएंगे कि बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है। ठीक है, जैसे ही बैटरी से कितनी चार्ज निकल रही है पता चल गया, चार्ज अपॉन वोल्टेज, यही तो नेटवर्क के लिए कैपेसिटेंस कहलाएगा। और ऐसा ही पहले भी क्या था ना, इसमें तुम्हें समझने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है मुझे ये नहीं समझ में आया। जैसे इस तरह के रेजिस्टर का बहुत सारा नेटवर्क था, तो रेजिस्टर की डेफिनेशन होती है V + IR, V अपॉन I। तो मैंने बोला था कि अगर किसी नेटवर्क के लिए रेजिस्टेंस निकालनी है तो नोन वोल्टेज लगाओ और देखो कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन होती है वो Q अपॉन V होती है। तो तुम्हारे पास अगर कैपेसिटर या कोई नेटवर्क है तो तुम क्या करो, नोन वोल्टेज की बैटरी लगाओ और देखो उससे चार्ज कितना पास हो रहा है। तो चार्ज अपॉन वोल्टेज जो होगा वो नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताएगा। गलत कह रहा हूँ क्या? क्लियर है? तो डेफिनेशन करके एक एग्जांपल ले लेते हैं। डेफिनेशन यूज करके किसी नेटवर्क की इक्विवेलेंट कैपेसिटी लेना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, इसको तुम लोग ट्राई।
ए और बी, इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करो। प्रैक्टिस के लिए सिर्फ दे रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, ओम्स लॉ नहीं यूज कर, सॉरी डेफिनेशन नहीं यूज करेंगे, हम वही सीरीज पैरेलल सिमेट्री वही से यूज करेंगे। बिल्कुल सेम मेथड्स हैं जो पहले रेजिस्टर्स के लिए यूज करते थे, वही हम लोग कैपेसिटर्स के लिए भी यूज करेंगे। ये है 20 माइक्रोफैराड, ये है 40 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 30 माइक्रोफैराड। इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, अपने स्किल्स को यूज करो। ठीक है, सॉल्व करने के लिए ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो ए और बी के बीच में नोन वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं। वो नोन वोल्टेज 1 वोल्ट भी हो सकता है, 10 वोल्ट भी हो सकता है, या 20 वोल्ट भी हो सकता है। कि कुछ भी लोगे सेम आंसर आएगा। तो हम V वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं, लेटर से V वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ से चार्ज, लेटर से Q चार्ज निकल रहा है, तो इसमें से यहाँ से Q चार्ज आया, ठीक है। तो ये इसमें Q1 गया, इसमें Q माइनस Q1 गया, ठीक है। और उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले प्लेट में, माइनस Q1 और माइनस ऑफ Q माइनस Q1, और फिर ये दोनों ज्वाइन होके यहाँ पे Q आ गया और यहाँ पे माइनस Q आया, और फिर वापस बैटरी, चार डिवाइड कर दिया। अब KVL लिख करके तुम Q की वैल्यू कैलकुलेट करो, और Q की वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे, वो वैल्यू कितनी आएगी पता है? कितनी आएगी? वो वैल्यू आ रही है 20 इंटू 10 पर। तो V को दूसरी साइड लेकर के जाओगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू Q अपॉन V, ये वैल्यू होगी 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, ट्राई कर लेना खुद से। ऑब्वियसली ये लेंदी मेथड है, इस तरह से अगर हम नेटवर्क्स के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने लगेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सारा टाइम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में ही लग जाएगा। ये तो सिर्फ 3 कैपेसिटर का सर्किट है, तुम्हारे सर्किट में बहुत सारे 10 कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं, 15 कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए तो और ज़्यादा चार डिवीजन, और ज़्यादा KVL की इक्वेशन, और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करने चाहिए। तो शॉर्टकट ट्रिक्स हम इस तरह से डेवलप करते हैं, हम सोचते हैं हमारे पास जो भी नेटवर्क दिया गया है उसमें सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अगर हम लोग सीरीज पैरेलल के लिए कोई हम रेडीमेड रिजल्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का निकाल लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जहां पर भी सीरीज आएगा उन सारी सीरीज को हटा करके एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, जहाँ पैरेलल आएगा सबको हटा के एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। ठीक, तो रेडिली हमारा जो कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला सर्किट है, जैसे यहीं पे अगर तुम्हें सीरीज पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पता होती तो तुम क्या करते, इन दोनों को तुम पैरेलल में लेते, उसके साथ सीरीज में लेते, और तुम्हें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पता चल जाती। ठीक है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जल्दी कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट नंबर 1, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन बोर्ड को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से।
कि कोई ऐसी चीज तो नहीं लग रही कि जल्दी बता रहा हूँ या फास्ट लग रहा है, ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो, इसमें कोई नई चीज है नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मेरा प्लान था आज की कैपेसिटर का एनर्जेटिक्स भी हम आज ही डिस्कस कर लें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बाद, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, इनकी अपनी अपनी कैपेसिटेंस लेटेस्ट से C1 C2 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों को रिप्लेस करके अगर एक कैपेसिटर लगाना हो, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बताओ। इन दोनों के अक्रॉस नोन वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करते हैं, नोन वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करते हैं V, ठीक है, और देखते हैं कि इस नोन वोल्टेज की बैटरी से कितना करंट पास हो रहा है। तो हम सोचेंगे जितना भी करंट बैटरी से निकलेगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो पहले वाले प्लेट पे कुछ चार्ज जाएगा, लेटेस्ट से क्यू चार्ज जा रहा है, कैपिटल क्यू, तो दूसरे वाले से कैपिटल क्यू निकलेगा। अब जो कैपिटल क्यू चार्ज निकला है ना, वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल सेम चार्ज दूसरे दूसरे कैपेसिटर पर भी जाएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, यहाँ प्लस क्यू आएगा, ठीक है, और फिर उतना ही चार्ज कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से निकलेगा, तो दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, और वो चार्ज निकल करके बैटरी के नेगेटिव प्लेट पे, नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। केसीएल कंप्लीट, यहाँ पर एक ही वेरिएबल की जरूरत है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, और सीरीज में चार्ज हमेशा सेम रहता है, 2 नहीं 3 4 5 जितने भी कैपेसिटर्स तुम लगा दो ना, ऑब्वियस है कि सीरीज में होने की वजह से जितना भी चार्ज इस पे आएगा, वही चार्ज यहाँ से निकलेगा, तो उतना ही चार्ज दूसरे पर भी आएगा, उतना ही चार्ज तीसरे चौथे सारे कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज होगा, बिल्कुल करंट की तरह, ठीक है। करंट और चार्ज डिवीजन रूल, जो जिस तरह से करंट केसीएल फॉलो करता है, वैसे ही चार्ज भी केसीएल फॉलो करेगा, क्योंकि करंट का केसीएल फॉलो करना भी चार्ज के केसीएल से आया है ना, इनकमिंग चार्ज इक्वल्स आउटगोइंग चार्ज, तो इसी को हमने बोला है कि इनकमिंग चार्ज पर यूनिट टाइम इक्वल्स आउटगोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम। एनीवे, तो सबसे पहला स्टेप था केसीएल अप्लाई करना, कर दिया। दूसरा स्टेप है केवीएल अप्लाई करना। हम क्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, वी तो नोन है, क्यू पता चल गया तो कैपेसिटेंस पता चल जाएगी। क्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से केवीएल की क्वेश्चन लिखते हैं, बताओ पहले कैपेसिटर के अक्रॉस राइज होगा या फॉल होगा, फॉल होगा, कितना फॉल होगा, क्यू अपॉन सी के इक्वल, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है। दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस भी फॉल होगा, कितना होगा, क्यू अपॉन C2, फिर बैटरी से पास करेंगे तो राइज होगा, कितना राइज होगा, प्लस V इक्वल 0, ठीक है। तो ये Q और इधर आएगा क्या आएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 इक्वल्स V, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, C1 C2, हम क्या करते हैं, इस टर्म को उधर नहीं भेजते हैं, Q को ही दूसरी साइड भेजते हैं, तो Q को दूसरी साइड जब भेजेंगे ना, तो V अपॉन Q हो जाएगा, तो V अपॉन Q को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन Q अपॉन V, और 1 अपॉन Q अपॉन V क्या होगा, 1/C इक्वल, बैटरी से कितना चार्ज निकला है, बैटरी से अगर Q चार्ज निकल रहा है, तो कैपेसिटेंस होगी इस कंप्लीट नेटवर्क की Q अपॉन V की इक्वल, ठीक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि V अपॉन Q is nothing but equals 1 upon Q upon V, and this is nothing but equals 1 upon C equivalent, and this is equal to 1 upon C1,
plus from this equation 1 upon C2, and this is the equivalent capacitance of capacitors connected in series. दो कैपेसिटर्स के लिए रिजल्ट निकाला है, इसी को तुम दो से ज्यादा कैपेसिटर्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो। तुम देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टर का जो रिजल्ट आता था उसका ऑपोजिट रिजल्ट आया, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी होती है जितने की पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर नेटवर्क की होती थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो होता है कि अगर सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो सीरीज में अगर कैपेसिटेंस कनेक्टेड है तो 1 बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल्स 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, 1 बाई C4, जितने भी कैपेसिटेंस है ऐड कर दो, सारे कैपेसिटेंस का इनवर्स ऐड कर दो, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इनवर्स के इक्वल होगा। अगर दो कैपेसिटर्स है तब तो तुम इसकी वैल्यू डायरेक्टली C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन दो से ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा है कि तुम यही वाला फॉर्मूला इन्वर्स करके ऐड करने वाला फॉर्मूला याद रखो। ठीक, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में दूसरा पॉइंट है, ठीक, ये तो मैंने डिराइव कर दिया पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसके बाद सारे पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। C1 C2 सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कैसे पता लगाओगे कि दो कैपेसिटर सीरीज में है या नहीं। ठीक है, तो पता लगाने का तरीका सिंपल है कि दोनों का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए और बाकी दो पॉइंट जो होने चाहिए ये किसी अलग अलग पोटेंशियल पर होने चाहिए। ठीक है, ठीक, और ऐसा अगर होगा तो जो चार्ज है वो दोनों कैपेसिटर्स पे सेम है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगा, दोनों पे वोल्टेज डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर डिफरेंट वोल्टेज होगा तो दोनों पे वोल्टेज किस रेशियो में डिवाइड हो, ये तुम्हें याद है। रेजिस्टर्स के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट याद है, मैं एक बार तुम्हें याद, ये R1 था, R2 था, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, वहां पे बोलते थे करंट सेम है और वोल्टेज डिफरेंट है, और वोल्टेज जो डिवाइड होता था वो रेजिस्टेंस की रेशियो में डिवाइड होता था। ठीक, उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अगर सीरीज में हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो सीरीज में वोल्टेज किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, किस रेशियो में वोल्टेज डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों पे सेम चार्ज आया है एक्चुअली, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज आया, माइनस क्यू चार्ज आया। पिछला जो डेरिवेशन वाला पार्ट है ना वही, उसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लो पहले वाले के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज निकालेंगे, पहले वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना होगा, V1। तो किसी भी कैपेसिटर पे वोल्टेज होता है और उस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है अपॉन उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। दूसरे वाले कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज आएगा, दूसरे वाले पे चार्ज कितना है अपॉन दूसरे वाले की कैपेसिटेंस। तो वोल्टेज में चार्ज तो क्योंकि सेम है दोनों के लिए, तो तुम देख सकते हो वोल्टेज जो है ना वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो V1 अपॉन V2 जो होगा वो C1 अपॉन C2 के इक्वल, C2 अपॉन C1 के इक्वल होगा। ठीक है, और ऐसे भी सोच सकते हो कैपेसिटर का जो बिहेवियर, कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस का जो बिहेवियर होता है वो रेजिस्टर कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट होता है। तो रेजिस्टर्स के लिए सीरीज में वोल्टेज कैसे डिवाइड होता था, रेजिस्टेंस की रेशियो में, वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे लिखें V1 अपॉन V2 इक्वल्स C2 अपॉन C1, या इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, V1 C1 इक्वल्स V2 C2। ठीक है, जैसे हम लोग वहां याद रखते थे I1 R1 इक्वल्स I2 R2, क्योंकि I1 R1 वोल्टेज होता था, I2 R2 वोल्टेज होता था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते थे। तो यहाँ पे सीरीज है और सीरीज में यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना वो Q + CV है। तो क्योंकि सीरीज में दोनों पे चार्ज सेम होता है
तो चार्ज का मतलब है दोनों पे वोल्टेज और कैपेसिटेंस का जो प्रोडक्ट है वो सेम होगा। एनीवे वो ज्यादा अभी तुम उस पे क्यों आ रहा है ऐसा उसमें मत जाओ, बस ये रिजल्ट तुम अभी किसी तरह से, ठीक है, इसको दिमाग में रखने की कोशिश करो। और यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। अब पैरेलल वाला बताओ, अभी कवर कर दूं या फिर नेक्स्ट क्लास में? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन और बाकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे क्लास में। और सीरीज पैरेलल के बाद जो बाकी मेथड्स हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, सिमेट्री वाला पॉइंट, वीट स्टोन ब्रिज वाला पॉइंट, वो सब भी कैपेसिटर नेटवर्क्स के लिए डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें से कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो। What is the effect of C, one of the two conductors is spherical capacitor? What is effect on capacitance if one of the two conductors in spherical is earthed? अच्छा, नहीं वो तो लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जो दूसरा कंडक्टर है वो अर्थ है। अच्छा, ये वाला पॉइंट लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। ये स्फेरिकल कैपेसिटर, ये जो दूसरा के, मैंने बोला था कि या तो दूसरा वाला जो कैपेसिटर है बहुत लार्ज हो जाए, ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 4πε0 r की इक्वल आएगी, या फिर दूसरा जो कंडक्टर है वो अर्थ कोई दूसरा कंडक्टर मान ले, एक ही स्फेयर है, कैपेसिटेंस 4πε0 r, या दूसरे कंडक्टर को हम अर्थ से ज्वाइन कर दे, वो भी एक ही बात है, ठीक है। तो अगर अर्थ से ज्वाइन कर देंगे मतलब कि ये बिहेव करेगा लार्जर कंडक्टर, कोई भी चार्ज इस पे नहीं आएगा, सारा चार्ज अर्थ पे आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही है जैसे कि दूसरा वाला जो कंडक्टर है उसका रेडियस ह्यूज हो गया है, ठीक है, उसका पोटेंशियल 0 हो गया है, वो अर्थ बन गया है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो ये हमने रिजल्ट निकाला था, तो तुमने नोटिस किया था कि जो दूसरा वाला ये V1 है, V2 है, तो V2 की वैल्यू 0 आ रही थी, और V2 0 आने का रीजन भी है। 0 आने का रीजन ये है कि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कैलकुलेट करोगे तो 0 है, अंदर कैलकुलेट करोगे 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स के बीच में आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई है, तो तुम गेस कर सकते हो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से आउटर स्फीयर पे लाने में हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, तो आउटर स्फीयर पे भी पोटेंशियल 0 होगा। ये पूरा जो एरिया है ना वो 0 पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड नहीं है। कि फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल थोड़ी चेंज करेगा, बाहर है जगह पोटेंशियल 0, इसीलिए मतलब आउटर स्फीयर का जो पोटेंशियल 0 इसीलिए आ भी रहा था। ठीक है, और कुछ? देखो, इनर स्फीयर भी अगर हम अर्थ कर देंगे, ठीक है, तो हमारा एक स्फीयर अर्थ हो जाएगा, ठीक है। और जो वाला स्फीयर अर्थ होगा ना उसका रेडियस हम इमेजिन करेंगे ह्यूज हो गया है, उस पर बहुत ज्यादा चार्ज, उस पे सारा चार्ज, मतलब उसका सारा चार्ज अर्थ पे चला गया है। तो उसके अलावा जो दूसरा स्फीयर है ना, उस दूसरे स्फीयर की रेडियस के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस होगी, ठीक है। तुम सोच सकते हो कि अर्थिंग एक की वजह दूसरे को किया जाए तो बस पोलैरिटी चेंज हो रही है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो कैपेसिटेंस पहले में जितनी है उतनी दूसरे में होगी, बस पोलैरिटी चेंज हो रही है। एनीवे, खुद से भी तुम लोग थोड़ा और सोचना क्या होगा इसका। और कुछ? ये तुम्हारा क्वेश्चन मैं समझा नहीं पा रही। अब तुम लोग ऐसा करो, उस पर टेलीग्राम पे पूछना और मैं इसको